गवर्नमेंट वांट्स टू टेक ओवर दरगाह, मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के। आप नहीं हो देश के अधिकार के संरक्षक। वक्फ बिल पार्लियामेंट। Subscribe for more. आजकल मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ पर कोई ना कोई विवाद होता रहता है, या फिर यूँ कहे कि मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ पर जानबूझकर विवाद किया जाता है। चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, या फिर शादी तलाक का मसला हो, या फिर इसके अलावा किसी भी तरीके का दूसरा मसला हो। और अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देंगे। आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, और वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीनें हैं? आखिर कैसे काम करता है ये वक्फ बोर्ड, और क्या वक्फ बोर्ड हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जा करता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म करने पर तुली हुई है? सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दे। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इस वीडियो की रीच के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला सवाल, आखिर ये वक्फ बोर्ड होता क्या है? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो वक्फ बोर्ड ऐसा संगठन है या ऐसा ट्रस्ट है जो मुसलमानों द्वारा दी गई प्रॉपर्टी को रख रखाव करता है, यानी कि मुसलमानों द्वारा दी गई चैरिटी को संभालता है। अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड में भी दो तरह की प्रॉपर्टीज आती है, पहली मूवेबल और दूसरी इमूवेबल। मूवेबल मतलब पैसे, शेयर्स, बर्तन या फिर अनाज वगैरह, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में घर, जमीन, मस्जिद या फिर दरगाहें जैसी प्रॉपर्टीज आती हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान दें, वक्फ बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों द्वारा दान की गई प्रॉपर्टीज ही आती है। जब कोई मुसलमान लोगों की खिदमत के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो उसकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेता है। अब वक्फ की प्रॉपर्टी पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये सारी चीजें गरीबों और जरूरतमंद लोगों के काम आना चाहिए। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो जरूरतमंद लोग मुसलमान ही हो, वो जरूरतमंद कोई भी धर्म के हो सकते हैं। एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी अल्लाह के राह में वक्फ कर दी गई तो फिर वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जा सकती, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का मालिकाना हक होता है। आपको बता दें कि वक्फ प्रॉपर्टी के कागजों में भी किसी भी इंसान का मालिकाना हक तक नहीं होता, इसलिए खुद वक्फ बोर्ड भी दान की गई प्रॉपर्टी को ना ही किसी दूसरे के नाम करवा सकता है और ना ही किसी को बेच सकता है। उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाएगा जैसा कि उस प्रॉपर्टी को दान करने वाले की नीयत थी। मान लीजिए कि आपने कोई जमीन दान की और आप चाहते हैं कि वहाँ पर कोई स्कूल, मदरसा या हॉस्पिटल बने, तो अब वहाँ पर वही बनेगा। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें वक्फ बोर्ड किराए पर भी दे सकता है ताकि उससे आमदनी हो सके, जैसे कि दुकान वगैरह। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है? देखिए, एक होता है वक्फ बोर्ड जिसका नाम आप बार बार सुनते हैं, जबकि दूसरा होता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अब यहाँ पर इन दोनों में फर्क क्या है? भारत के अलग अलग स्टेट्स में मुसलमानों द्वारा दान की गई प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखना और उनसे आने वाले आमदनी का हिसाब रखना और चेक करना कि वक्फ की प्रॉपर्टी और उससे आने वाले पैसे का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है या नहीं, ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। अब हर स्टेट में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, जैसे कि यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड, इसके अलावा पंजाब वक्फ बोर्ड, आसाम वक्फ बोर्ड वगैरह। भारत में टोटल 32 वक्फ बोर्ड्स हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार द्वारा सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया गया। अब इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कंट्रोल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास होता है। फिलहाल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर श्री किरेन रिजिजू है। उम्मीद है अब आप सही ढंग से वक्फ बोर्ड का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं वक्फ बोर्ड के इतिहास पर। दोस्तों, अब सवाल ये बनता है कि इस्लाम में आखिरकार वक्फ बोर्ड का सिस्टम आया कहाँ से? दरअसल ये एक इस्लामी तरीका है जो कि समाज के गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 7वीं सदी से। एक जंग के दौरान हजरत उमर को जमीन का एक हिस्सा मिलता है, जिसके बाद हजरत उमर नबी अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जमीन को मैं अच्छे काम में लगाना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे वक्फ कर दो और इसके फायदे जरूरतमंद लोगों के इस्तेमाल में करो। इसके बाद अगर बात करें भारत में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में जमीनों का सिस्टमैटिक तरीके से रख रखाव शुरू किया गया और मुगलों के दौर में इस पर और बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया गया। आजाद भारत में सन 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट पास किया गया। फिर 1995 में इस एक्ट को खत्म कर वक्फ बोर्ड को दूसरा एक्ट दिया गया, जिससे वक्फ बोर्ड और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्मी के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास टोटल 7,62,595 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से भी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज यूपी वक्फ बोर्ड के पास है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर इसके बाद पंजाब के पास। अब यहाँ पर सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज आई कहाँ से?
क्योंकि यहाँ पर दान में भी इतनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं मिल सकती। दरअसल दोस्तों, मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 800 सालों तक राज किया और उनके जाने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको भी वक्फ बोर्ड के अंदर ले लिया गया। इसके अलावा बंटवारे के टाइम जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे उनकी भी सारी प्रॉपर्टीज, चाहे खेत हो या फिर घर हो, कुछ भी, वो सारी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के अंदर आ गई। वक्फ बोर्ड के कानून के मुताबिक अगर हिंदुस्तान में आज भी कोई ऐसी जमीन हो जिस पर इस्लाम का काम सालों से चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाएगी, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो या फिर कुछ भी। और इसी कानून को लेकर कुछ लोगों ने बवाल मचा रखा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आखिर क्यों हो रहा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज और संपत्ति पर इतना ज्यादा विवाद? एक कहावत है, जहाँ जमीन होगी वहाँ कब्जे के लिए विवाद होता रहेगा, और इसीलिए लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज को कब्जा करते रहते हैं। अब क्योंकि ये जमीनें अल्लाह की होती है, इन पर किसी का कोई वारिस नहीं होता, इसलिए लोग इस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। और आज भी तकरीबन वक्फ बोर्ड की 54,000 प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया जा चुका है, जिसकी वजह से कोर्ट में कई सारे मामले भी चल रहे हैं। सत्ता में बैठे पावरफुल लोग ही वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करते रहते हैं, और इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली है वक्फ बोर्ड के पास मैन पावर की कमी, और दूसरी है मनी पावर की कमी। वक्फ बोर्ड के पास ना तो मैन पावर है और ना ही मनी पावर, और ना ही ऐसे पढ़े लिखे ऑफिसर्स है जो वक्फ बोर्ड को सही तरीके से संभाल सके। इसी तरह वक्फ बोर्ड के पास मैनेजमेंट के लिए भी पैसे तक नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, जिससे हर साल 12,000 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। मगर अफसोस की बात यह है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज होने के बावजूद वक्फ बोर्ड तकरीबन 150 करोड़ ही कमा पा रहा है, और ये पैसे भी वक्फ बोर्ड के कर्मचारी और वक्फ बोर्ड को मैनेज करने में ही खत्म हो जाते हैं। यकीन माने, अगर वक्फ बोर्ड इसका सही से इस्तेमाल करे, सही से मैनेज करे, तो बहुत से गरीब और यतीम लोगों की मदद की जा सकती है, मुसलमानों की गरीबी खत्म की जा सकती है, और एजुकेशन के फील्ड में मुसलमानों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। मगर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के निकम्मेपन की वजह से ये सब कुछ नहीं हो पा रहा। मुसलमानों से जुड़ी कुछ भी ऐसी बात हो जिससे मुसलमानों का विकास होता हो, इसके बाद हिंदुत्ववादी संगठन और बीजेपी फौरन अलर्ट हो जाते हैं और मुसलमानों की उस चीज को खत्म करने के एजेंडे में लग जाते हैं, क्योंकि इनको कतई बर्दाश्त नहीं कि मुसलमान किसी भी चीज में आगे बढ़े। ये मुसलमानों को दबा कर रखना चाहते हैं, इसलिए आज बीजेपी की सरकार में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की आवाज उठाई जा रही है। दिसंबर 2023 में वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए बीजेपी के एक नेता ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया था। कहा गया कि वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करता है और इसके बाद उनका धर्म भी परिवर्तन किया जाता है। शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है। वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने। अब इनकी नफरत और साजिश देखिए। जो वक्फ बोर्ड गरीबों की मदद करता है, उन्हें खाना खिलाता है और उन्हें नौकरियां मुहैया करवाता है, ये जालिम उन्हीं को खत्म करने में लगे हुए हैं। अभी सांसद की बात से एक सवाल आता है, क्या सच में वक्फ बोर्ड हिंदुओं के जमीनों पर कब्जा करता है? अब यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उन्हें डराया जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी हिंदू की जमीन पर कब्जा कर सकता है, और वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर दावा कर दे कि ये जमीन हमारी है तो वो जमीन वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। और इसलिए अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो वक्फ बोर्ड को खत्म करना ही होगा। ये दावा उतना ही सच है जितना प्राइम मिनिस्टर की डिग्री। 95 एक्ट के तहत अगर वक्फ बोर्ड को शक हो कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड उस पर नोटिस भेज सकता है। अब वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, कैसी होगी, ये सारी बातें धारा 3 में लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड उन्हीं प्रॉपर्टीज पर दावा कर सकता है जो मुसलमानों की होगी, या फिर ऐसी जगह जो जरूरतमंदों के फायदे के लिए हो। बल्कि उल्टा आज खुद गैर मुस्लिम्स ने ही वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। क्या बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म कर सकती है? देखिए, आज जितनी पावर बीजेपी के पास है, ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी वक्फ बोर्ड को बिल्कुल खत्म कर सकती है, और मुसलमानों की दान की गई जमीनों पर बीजेपी बिल्कुल कब्जा कर सकती है। और ऐसा होने के बाद कोई हंगामा भी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अपने वोट बैंक को समझाने में कामयाब हो जाएगी कि उन्होंने मुसलमानों को दबा दिया है, उन पर एक्शन ले लिया है। इसके बाद बीजेपी का वोट बैंक खुश हो जाएगा। इलेक्शन के दौरान अपने कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमानों को घुसपैठिया तक कह डाला कि ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई तरीके के ऐसे भाषण दिए जो एक प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और ये सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो खुश हो जाए।
उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर समझ आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें।